वक्त उत्तराखंड एक्सप्रेस का है और मैं और शीनम लगातार आपके साथ हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। काशीपुर के चैती में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग एक युवक को डंडों से पीट रहे हैं, जबकि कुछ उसे बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग पिटाई करने पे रुकते नहीं हैं। मामले में अभी किसी तरह की कोई तहरीर नहीं मिली है। पिटाई का कारण भी स्पष्ट नहीं है। वीडियो 2-3 दिन पुराना बताया गया। माध्यम से चैती मेले में एक वीडियो वायरल होता हुआ दिखा, जिसमें एक व्यक्ति को 5-6 अन्य युवक हैं उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं और संभवतः 2 या 3 दिन पुराना ये एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेकर इसमें कोतवाल ITI को निर्देशित किया गया है कि इसमें जो दोनों पक्ष हैं उनको आइडेंटिफाई करके सभी युवकों को इसमें तलाश करेंगे और जो पीड़ित पक्ष है उससे FIR लेकर इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करें। देहरादून से अगली खबर है। यहाँ पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर अचानक से एक जंगली हाथी आ धमका। CCTV में हाथी की हरकत कैमरे में कैद हो गई है और हाथी के रोड पर आने से गाड़ी चलाने वालों और टोल संचालकों में हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हाथी के सामने कोई नहीं आया। हाथी काफी तेजी से दौड़ते हुए रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया और इस दौरान सड़क पर कई गाड़ियां थीं। टोल प्लाजा के पास गाड़ियां रुकी हुई थीं, लोग भी खड़े हुए थे, मगर हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि हाथी के आने से हड़कंप जरूर मच गया। देहरादून के संजीवनी रिजॉर्ट में छापेमारी हुई और रेव पार्टी का बड़ा खुलासा हुआ है। मुखबिर की सूचना के मिलने के बाद रेड मारी गई, जिसमें 14 लड़कियां पकड़ी गईं। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से भारी मात्रा में चरस और नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है। विदेशी शराब भी यहां पर काफी मात्रा में पाई गई। तो 14 लड़कियां पकड़ी गई हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रखे हैं, जहां पर रिजॉर्ट का मालिक मौके से फरार हो गया है। देखिए लड़कियों को, आधी रात को इन लड़कियों को एक रिजॉर्ट से हिरासत में लिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल 14 लड़कियां रिजॉर्ट में मौजूद थी और रिजॉर्ट में चल रही थी रेव पार्टी। मामला देहरादून के संजीवनी रिजॉर्ट का है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि रिजॉर्ट में रेव पार्टी चल रही है। पुलिस ने देर रात पूरी टीम के साथ छापा मारा तो यहां से बड़ी मात्रा में चरस और नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। रिजॉर्ट से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें भी मिली हैं। पुलिस ने यहां से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इसमें से 2 फरार हैं। होटल रिजॉर्ट, वो संजीवनी रिजॉर्ट, वो उनकी अरेस्टिंग शेष है। इसमें मौके से हमको लगभग 573 ग्राम चरस, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है 57,000 आंकी गई है, वो बरामद हुआ है। 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। 7 अनयूज्ड कंडोम और 2 यूज्ड कंडोम बरामद हुए हैं। रिजॉर्ट का मालिक मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। साथ ही इन लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इन्हें यहाँ कौन लाया था, रेव पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी, रेव पार्टी में कौन कौन शामिल था। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश हो रही है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि कहीं देहरादून में और आसपास के होटल्स और रिजॉर्ट में कोई बड़ा रैकेट तो नहीं चल रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर इस रैकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अभी जो संजीवनी रिजॉर्ट है उसके मालिक के साथ कुछ जो लोग फरार हुए उनकी तलाश में जुटी है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 सहसपुर। देहरादून में IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगवा रहे 6 सट्टेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के 5 बैंक खातों में सट्टे के 7.5 लाख रुपए भी फ्रीज कर दिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन सीज किए हैं। ये सभी आरोपी गो एक्सचेंज की साइट पर जाकर सट्टा खिलाते थे और अपने नीचे के लोगों से पैसे लेकर बुकी का काम करते थे।
वो एक्सचेंज की आईडी और लिंक बिजनौर के रहने वाले फिरोज अहमद से खरीदी गई थी। पास से 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 25,900 रुपया बरामद हुआ है। 7,16,500 रुपया जो उनके अलग अलग 5 बैंक अकाउंट्स में जमा थे उनको फ्रीज किया गया, जो कि उन्होंने इसी सट्टे के माध्यम से आमदनी या उसको रिकवर पैसा को व्यवस्था करी थी। कांग्रेस में एक बार फिर फूट का आहट से सियासत गर्म है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह और तिलकराज बेहड़ के बीजेपी में संपर्क में होने की चर्चाएं हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दोनों नेता खुद संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी से सभी पार्टी के नेता प्रभावित हैं। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के नाम का ही असर है कि कांग्रेस नेता बीजेपी में आने के लिए संपर्क कर रहे हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। महेंद्र भट्ट से सवाल पूछा गया कि सांसद अजय भट्ट का सीनियर कांग्रेस नेता और विधायक तिलकराज बेहड़ से मिलना और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की बीजेपी में आने की चर्चा में कितना दम है, तो महेंद्र भट्ट ने साफ कहा कि कांग्रेस नेता बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी उनके संपर्क में नहीं। कोई गठन कांग्रेस में रहता नहीं है, वहाँ वन मैन पार्टी रहती है, एक बनता है तो उसका विरोध, दूसरा बनेगा तो पहले वाला विरोध, यही तंत्र चल रहा है। तो प्रभारी स्वीकार्य न हो, प्रदेश अध्यक्ष जब मीडिया प्रवक्ताओं को भी कहते हैं मीडिया में कोई बात मत करो, तो विषय ये रहता है कि विषय उन पे है नहीं, ना उन पे कुछ बोलने के लिए, ना उनके लिए कुछ करने के लिए, इसलिए आंतरिक द्वंद से जूझ रही है कांग्रेस। दरअसल इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा जब कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ ने पार्टी में तराई और गढ़वाल को नजरअंदाज करने की बात कही, तो दूसरे सीनियर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने इसका समर्थन किया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में बीजेपी नाराज कांग्रेस नेताओं को तोड़ सकती है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तोड़ा जा सके। प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर से ही कुछ लोग माहौल बना रहे हैं, बीजेपी के दावे में कोई दम नहीं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए उनका हाल सब देख रहे हैं। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, जब आप लोग प्रश्न पूछते तो हम उसका जवाब देते हैं। तो अगर हम जवाब देंगे उसका, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस से जो है अलविदा होने जा रहे हैं। तो भाई जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछ लो, तुम तो नहीं जा रहे हो। ये केवल बीजेपी की षड्यंत्रकारी ताकतें हैं जो राहुल जी के पीछे पड़ी थी, अब वो प्रीतम सिंह जी इत्यादि को टारगेट कर रहे हैं ताकि पार्टी के अंदर माहौल खराब हो। मुझे नहीं लगता कि प्रीतम सिंह जी ऐसी पार्टी में जाना चाहेंगे जहां उनका दम घुटे। हमारे जो साथी पहले गए थे वो किस हालात में वहां बीजेपी में। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े नेताओं में झगड़े, गुटबाजी और टांग खिंचाई नहीं रुक रही और इसी माहौल को बीजेपी लगातार मॉनिटर कर रही है। इसीलिए अभी कांग्रेस में कोई टूट हो या ना हो, पर नाराजगी वाले माहौल का इस्तेमाल बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए जरूर कर लेना चाहती है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस नेता और अल्मोड़ा के द्वाराघाट से विधायक मदन बिष्ट ने भी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और अपनी पार्टी नेतृत्व को तीखे तेवर दिखाए हैं। साथ ही धामी सरकार की अवैध मजार हटाने की पूरी ड्राइव को भी सही करार दिया है। मदन बिष्ट ने कहा है कि अवैध मजारों को हर हाल में हटाना चाहिए और ये अच्छा फैसला है। साथ ही मदन बिष्ट ने कहा है कि चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को हटाया गया, मगर प्रभारी को नहीं हटाया गया, जबकि हार की जिम्मेदारी प्रभारी की भी उतनी ही थी। मदन बिष्ट ने बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस संगठन कमजोर हो गया है और लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। बड़े नेताओं के झगड़े की वजह से कांग्रेस राज्य में हारी और लगातार पीछे जा रही है। तरीके से वही सरकार भी कह रही है कि अवैध मजारे तो उनको हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि सड़क की भी सुरक्षा होती है, लोगों की भी सुरक्षा होती है। कई जगहों भी हम भी देखते हैं, हम भी गाड़ियों से गुजरते हैं तो बराबर में ही लगी रहती हैं। जहां पे अवशेष नहीं है उनको हटाना चाहिए। हम 22 का चुनाव लड़े, बहुत उससे रखा कि मतलब भाई हम कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस के, लेकिन हमारे ही नेताओं ने ऐसी बंदरबांट भी कर ली,
ऐसी सब कुछ कर दिया जिससे कि हम लोग चुनाव हार पड़े। बड़ी साफ बात है, मैं तो साफ कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है और कांग्रेस के संगठन के साथ लोग जुड़ना क्यों नहीं चाहते, किस वजह से, क्या है, ये मुझे भी, हम भी देखते हुए आते हैं। हमसे भी लोग कह देते हैं अरे आप संगठन की बात मत करो, आप मदन बिष्ट की बात करो। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने 219 करोड़ की योजनाओं और शिलान्यास और लोकार्पण किया। पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने भवाली, रामगढ़ समेत कई अन्य सड़कों की भी घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि कैंची धाम अब एक विश्व प्रसिद्ध है। हमारा प्रयास है कि वहां पर बाईपास बने, इसका प्रस्ताव पास भी हो चुका है। पार्किंग का काम शुरू हो गया है। अभी 150 गाड़ियों की व्यवस्था है, जल्द ही उसको बढ़ा दिया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 209 करोड़ की पेयजल की योजनाएं सिर्फ नैनीताल शहर के लिए की गई थी। हर घर में नल और नल में जल की योजना आगे बढ़ रही है। कैंची धाम हमारा अब एक विश्व प्रसिद्ध धाम के रूप में लोगों के बीच में प्रख्यात है और हमारा भी प्रयास है कि वहाँ पर बाईपास बने, उसका प्रस्ताव हमने कर दिया है और पार्किंग का काम वहाँ पर शुरू हुआ है। अभी प्रारंभिक स्तर पर 150 लगभग वाहन वहाँ पर पार्क हो रहे हैं। 209 करोड़ रुपए की पेयजल की योजनाएं सिर्फ नैनीताल विधानसभा की हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि केंद्र से माननीय मोदी जी ने हर घर में जल और हर घर में नल, नल में जल जो योजना चलाई उसको हम लाए हैं, लोगों को पता ही नहीं था। उत्तराखंड में हुए डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा इस वक्त देश भर में छाया हुआ है। प्रदेश के 4 मैदानी जिलों में हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। यहां पिछले कुछ सालों में आश्चर्यजनक ढंग से गैर हिंदुओं की आबादी बढ़ी है। हरिद्वार की पहचान हिंदुओं की आस्था के केंद्र से है। यहाँ गंगा में स्नान करने के लिए साल भर में करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हरिद्वार में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा है। सीमांत जिला होने की वजह से उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले से बड़ी तादाद में गैर हिंदू यहाँ आकर कानूनी और गैर कानूनी ढंग से बस गए हैं। हरिद्वार में जो कुल आबादी है यहाँ की, उसमें मुस्लिम जो आबादी है वो पिछले जो 10 सालों में आंकड़ा बढ़ा है उसमें 39% उनकी जो आबादी हो गई है और जो रफ्तार है पूरे 10 सालों में बढ़ने की वो 40% रफ्तार जो है हरिद्वार जनपद में है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी तेजी के साथ यहाँ आबादी बढ़ रही है। आसपास के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आसपास के जिलों से बहुत सारे अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ पर आकर निवास कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा कुछ डेमोग्राफी बहुत सारी चेंज हुई लेकिन ध्यान नहीं हुआ था। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने इस पर निर्णय लिया है। हरिद्वार के साधु संतों ने ही सबसे पहले उत्तराखंड के कई स्थानों पर गैर हिंदुओं के अवैध धार्मिक स्थलों का मुद्दा उठाया था, जिसे लैंड जिहाद का नाम दिया गया था। उसके बाद सरकार ने मामले में सर्वे कराया तो धार्मिक प्रतीकों के नाम पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की बात उजागर हुई। अब मामले में सरकार के सख्त रुख से संतों में संतोष है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आप उत्तराखंड को देवभूमि बनाइए और यह जो इस्लामिक भूमि बन रही है उस पर रोक लगाइए। पूरे उत्तराखंड के साथ हरिद्वार में मुस्लिम आबादी हाल के सालों में तेजी से बढ़ी है, जिससे डेमोग्राफिक चेंज का खतरा बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। धर्म के नाम पर चलने वाले स्कूल सरकार से पैसा और सुविधा ले रहे हैं, लेकिन जिस अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर स्कूल चल रहे हैं वहां समुदाय के कम, तो दूसरे धर्म या फिर समुदाय के बच्चे यहाँ पर ज्यादा पढ़ रहे हैं, बल्कि उस समुदाय के कम हैं। अब ऐसे में स्कूलों में धर्म के आधार पर गिनती होगी और जांच ठीक से हुई। उत्तराखंड के कई बड़े स्कूलों की कहानी खराब इसमें हो सकती है। उत्तराखंड में कई स्कूल अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर चल रहे हैं, पूरी सुविधा ले रहे हैं, लेकिन जिस समुदाय के नाम पर स्कूल चल रहे हैं उस समुदाय विशेष के बच्चे उन स्कूलों में गिने चुने ही पढ़ रहे हैं। मुस्लिम,
सिख, ईसाई, बौद्ध कम्युनिटी के ऐसे स्कूलों में अब धर्म के आधार पर स्टूडेंट की गिनती होगी, ताकि धर्म के नाम पर सरकार से सुविधा ले रहे स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके। पूरे राज्य में अल्पसंख्यक दर्जे वाले 286 स्कूल हैं, जिसमें 80 स्कूल देहरादून में, जबकि नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में 17 स्कूल हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर जाने माने स्कूल इसी लिस्ट में हैं। और अभी मुझ पे ये शिकायत आई थी कि भाई अल्पसंख्यक विद्यालयों में जनरल बच्चे ज्यादा पढ़े और अल्पसंख्यक बच्चे बहुत कम हैं। तो मैंने ये कहा है अपने सारे सीओ को कि भाई आप एक बार आंकड़ा निकाल लीजिए कि वाकई वहाँ सच्चाई क्या है। अल्पसंख्यक के नाम पर स्कूल मैनेजमेंट बड़ा फायदा लेते हैं। लीज की जमीन से लेकर ऐसे स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत 25% गरीब बच्चों का कोटा भी लागू नहीं होता और बावजूद इसके अल्पसंख्यकों के नाम पर चलने वाले इन स्कूलों में विशेष धर्म के कम IAS अफसरों से लेकर अमीरों के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। ऐसे में अगर ठीक से जांच हुई तो अल्पसंख्यकों के नाम पर जेब काट रहे स्कूलों का काम खराब हो सकता है। सारे हिंदुस्तान में जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है वहाँ आपको बड़ी मुश्किल से 5 से 7% या सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ 5 से 7% ही केवल बच्चे उस कम्युनिटी के हैं, बाकी आपको सब धर्मों को मिलेंगे। तो वो सरकार का डिसीजन डिपेंड करेगा कि सरकार किस रूप में वो डिसीजन लेती है। स्कूल आज की तारीख में स्कूल कम बिजनेस ज्यादा बन गए हैं। ऐसे में धर्म के नाम पर सरकार से राहत ले रहे स्कूलों पर जांच के बाद बड़ी आफत आ सकती है, जो सरकारी सुविधाओं का मजा लेकर गरीब बच्चों का हक मारकर पेरेंट्स से मोटी फीस वसूल कर अपनी जेब भर रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इसके साथ ही नई शिक्षा सत्र में पिथौरागढ़ में प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचाई हुई है। हालत ये हो चुकी है कि कई स्कूल जहां पर री एडमिशन के नाम पर भी छात्रों से हजारों वसूले जा रहे हैं। वहीं अधिकांश स्कूल NCERT के अलावा भी अन्य पब्लिकेशन की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य कर रहे हैं, जिससे नाराज अभिभावकों ने डीएम से प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन लिए जाने की मांग की है। अभिभावकों की मांग पर डीएम ने एक जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया है। डीएम का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने पर स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में निजी विद्यालयों के संचालक NCERT की किताबों के सिवाय अन्य पब्लिकेशन की किताबें भी जबरदस्ती अभिभावकों के ऊपर थोप रहे हैं और जिनके दाम सीधे सीधे आसमान को छू रहे हैं और एक मध्यम वर्गीय और गरीब अभिभावक की पहुंच से बाहर है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें ये कहा जा रहा है री एडमिशन के नाम से पैसा लिया जा रहा है, तथा कुछ प्राइवेट प्रकाशकों की बुक्स को रिकमेंड किया जा रहा है जो NCERT के कंपैरिजन में काफ़ी महंगी है। तो इसमें मैं यहाँ जिला स्तरीय टीम बनाऊंगी और उनमें इंस्पेक्शन कराएंगे और जो जांच में आएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के नलाई गांव में जल जीवन मिशन के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के दोषी ठेकेदार संजय डबराल पर गाज गिरी है। ठेकेदार संजय डबराल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही गबन की 15 लाख की वसूली भी उनसे की जाएगी। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना के तहत नलाई गांव में पेयजल कनेक्शन लगाए जाने थे, लेकिन ठेकेदार संजय डबराल ने गांव में महज 40 पेयजल कनेक्शन लगवाए, जबकि कागजों में 170 कनेक्शन दिखा दिए। मामले में जांच के बाद इसका खुलासा हुआ है। इसमें जांच में ग्राउंड में मात्र 40 कनेक्शन पाए गए और 170 कनेक्शनों का भुगतान ले लिया गया था और इसमें जांच हो गई है। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो गया है और ठेकेदार द्वारा वसूली कर दी गई है। बाकी कुछ वसूली रह गई है, मुझे लगता है कि वो भी बहुत जल्दी वसूली हो जाएगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मदद के लिए देहरादून में चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम भी बना लिया गया है, जहां से यात्रियों को जरूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही ऋषिकेश से चारों धामों तक आपकी यात्रा पर भी बराबर की नजर रहेगी। बाईस अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 12 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा का अनुमान है। व्यवस्थित यात्रा के लिए देहरादून में हाई प्रोफाइल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से कमरों के जरिए चारों धामों की एक एक एक्टिविटी पर नजर तो रहेगी ही, ऋषिकेश में एंट्री पॉइंट से लेकर
पूरे रास्ते महत्वपूर्ण जगहों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। यात्री टोल फ्री नंबर 1364 के जरिए कंट्रोल रूम से यात्रा से जुड़ी जानकारी या फिर संकट के समय मदद भी ले सकते हैं। इसी नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो ये निगरानी एक प्रकार की कि जो गाड़ियां जा रही हैं, मूव कर रही हैं, वो उनका हमारे पास डेटा रहेगा। और साथ साथ सुरक्षा के लिए यहाँ से धामों पर भी एक कैमरे लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के मतलब एक प्रकार की सारी जानकारी हमारे पास मौजूद रह सके। अब तक सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हो रहे हैं। चारों धामों में व्यवस्थित तरीके से दर्शन हो सके, इसके लिए चारों धामों में टोकन काउंटर भी बनाए जाएंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर यात्री टोकन लेगा, जिसमें दर्शन का समय निर्धारित होगा। सर, इस बार चारों धामों में टोकन की व्यवस्था की गई है, काउंटर्स लगाए गए हैं, जहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन यात्री होंगे वहाँ पे जाएंगे, अपना टोकन नंबर लेंगे, वहाँ पे टाइमिंग्स उनको टोकन में बताया जाएगा, उसी अकॉर्डिंगली वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली जाएंगे, दर्शन करेंगे। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। यानी आप 4 धाम यात्रा पर हैं तो अकेले नहीं हैं। दिन हो या रात, कंट्रोल रूम हर वक्त आपके साथ बना रहेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। ऋषिकेश में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। दरअसल वीकेंड पर ऋषिकेश में जाम की समस्या से सैलानियों को 2-4 होना पड़ा। खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें 4 धाम यात्रा से पहले नए ट्रैफिक प्लान की रूपरेखा तैयार की गई है। अब 4 धाम यात्रा से पहले ऋषिकेश में 1 वे ट्रैफिक प्लान लागू होगा, जिसमें दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को ऋषिकेश आने के लिए नेपाली फार्म होते हुए बानियावाला का रास्ता तय करना पड़ेगा, ताकि जाम की समस्या न हो। बीते वीकेंड पर 3 दिनों तक जो अव्यवस्थाएं पहाड़ में रही, इसका संज्ञान सीएम धामी ने लिया है। नैनीताल पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 2-3 दिनों में पूरे देश से नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कई जगह पर टूरिस्ट पहुंचे हैं। आगे से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाएगा, इस बात का भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। अवसर है कि नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, अनेकों स्थानों पर सभी जगह के भारतवर्ष के लोगों ने बड़ी संख्या में इस दौरान पिछले 2-3 दिनों में आए हैं। तो उस हिसाब से अब आगे सारी व्यवस्थाएं हम लोग बनाएंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार